बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी। ये पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। कल अपन अध्ययन करे थे भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थिति उसका पूरा अपन अध्ययन नहीं किया था। यानी भक्ति काल की जो परिस्थितियां हैं वो जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। यानी आपके मुग़ल शासकों से पहले की जो आपके तुगलक है, सैयद है, लोधी, ये अलग टाइम पीरियड था। और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है, इस समय मुग़लों ने यहाँ पे अपना शासन वो स्थापित कर लिया था। तो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं आज उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके चाहे कोई सा भी साहित्य हो, तत्कालीन परिस्थितियों की उपज मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था, प्रत्येक देश का जो साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का वो एक प्रकार से प्रतिबिंब, यानी जैसे जैसे उसकी चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। और जब मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए इस साहित्य में तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज अपन मुग़ल शासकों का जो टाइम पीरियड है, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तैमूरलंग की 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न मोहम्मद बाबर, यानी बाबर, जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है, वास्तव में तुर्क वंशी था, मुग़ल नहीं। मातृकुल के नाते वे चंगेज़ खां का सगा संबंधी हो सकता था, परंतु मुग़लों के प्रति उसमें सद्भाव का अभाव सा था। संयोगवश वे उन सम्राटों का पूर्व पुरुष बन गया जिन्हें मुग़ल कहकर स्मरण किया जाता है। उसके पिता फरगना के एक छोटे से राज्य के अधिपति थे, यानी मुखिया एजे। उनकी मृत्यु के समय बाबर 12 वर्ष का बालक था। इसी अवस्था में वे उत्तराधिकारी बना। अपने शत्रुओं का वे दृढ़तापूर्वक सामना करता रहा और इसी बीच उसने समरकंद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उज़्बेक अमीरों द्वारा अपदस्थ किए जाने पर वह भारत की ओर उन्मुख हुआ और काबुल को जीतकर समरकंद को भी फिर अधिकृत करने की कोशिश की, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगी। छोटे मोटे आक्रमणों के द्वारा वह भारत की स्थिति का अध्ययन करता रहा। दिलावर खां का आमंत्रण पाकर उसने 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। प्रसिद्ध है कि सैदपुर वाली लड़ाई के अवसर पर गुरु नानक देव पकड़े जाने पर उसके सम्मुख उपस्थित किए गए दूसरे ही वर्ष राणा कुंभा को पराजित कर उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली और चंदेरी दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गागरा वाली लड़ाई में पठानों को पराजित कर उसने अपनी विजय पताका फहराई। उसने राज्य व्यवस्था को सुधारने की योजना भी बनानी चाहिए, किंतु शाहजादे हुमायूं की रुग्णता के कारण उसकी मनोकामना अधूरी रह गई। कहते हैं कि वे रोग शैय्या की 3 बार परिक्रमा कर स्वयं रोगी बन गया। शाहजादा 3 दिनों के भीतर ही निरोग होने लगा। फिर बाबर उठ नहीं सका। उसकी मृत्यु के 30 दिन हुमायूं 1530 ईस्वी में बादशाह बन गया। बाबर ने बाबरनामा लिखकर अपनी कुशल लेखनी का परिचय दिया है। यह मात्र आत्मचरित्र ही नहीं, तत्कालीन परिस्थिति और वातावरण का परिचय ग्रंथ भी है। बाबर द्वारा लिखित एक दीवान का भी पता चलता है कि और उसमें उसकी काव्य प्रतिभा की चमक भी। कहते हैं कि बाबर ने हुमायूं से वचन ले लिया था कि वह अपने परिवार के प्रति सद्भावनापूर्ण निष्ठा रखेगा, जिसका पालन वह आजीवन करता रहा, परंतु उसका अनुकूल परिणाम नहीं हुआ। सेना के सिपाहियों में भी कलह रहने लगी। इस स्थिति का लाभ बाहरी शत्रुओं ने उठाया। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उसे युद्ध में घसीट लिया और बाद में शेरशाह द्वारा कन्नौज की लड़ाई में पराजित होकर वे फारस भाग गया। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसने अपने राज्य को पुनः अधिकार में ले लिया। 1566 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय अचानक उसके कानों में अजान की आवाज़ पड़ी। झुकते ही उसके पांव फिसल गए और वह नीचे गिर पड़ा। यह आघात प्राणांतक सिद्ध हुआ, यानी उसके प्राणों का अंत हो गया। हुमायूं की मृत्यु के 17वें दिन उसके पुत्र जलालुद्दीन
के नाम खुतबा पढ़ दिया गया। हुमायूं ने केवल साहित्यकारों का सम्मान करता था, अपितु स्वयं भी काव्य रचना करता था। फिर भी वह उतना व्यवहार कुशल न था। राज्यभार ग्रहण करते समय अकबर 13 वर्ष का बालक था। उसका बचपन बैरम खां के संरक्षण में व्यतीत हुआ, जिसके समकक्ष जौनपुरी नहीं, विद्रोही पठानों तक को झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में अकबर ने बैरम खां को दायित्व मुक्त कर दिया और शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली। बंगाल, बिहार और गुजरात के विद्रोह को दबाकर उसने कश्मीर पर भी अपना झंडा फहरा दिया। साथ ही चित्तौड़, कालिंजर और गोंडवाना को सफल नहीं होने दिया। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण भी इसी काल में हुआ। राज्य विस्तार और आंतरिक शांति और सुव्यवस्था के लिए वह सदा सचेष्ट रहा। देश को समृद्ध बनाने के साथ ही वह सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी प्रयत्नशील रहा। उसके प्रमुख दरबारी नवरत्नों के रूप में प्रसिद्ध थे, जिनमें फैजी, अबुल फजल, बीरबल, बंदायूनी, तानसेन, रहीम आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनके सहयोग से उसके राज्य की ख्याति यानी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली। वह शिक्षित न होकर भी उदार, सहृदय और व्यवहार कुशल था। उसने कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति को यथेष्ट संरक्षण दिया। उसका राज्यकाल 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर बना, जिसका बचपन का नाम सलीम था। उसने युवराज काल में पिता के विरुद्ध विद्रोह करना चाहा, किंतु सफल नहीं हो सका। वे न्यायप्रिय था और प्रजा के दुख सुख में उसकी रुचि थी। आगरा के किले की शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित किसी प्रस्तर स्तंभ के बीच उसने इंसाफ की जंजीर बंधवा दी थी, जिसे बजा करके प्रजा बादशाह का ध्यान आकर्षित कर फरियाद कर सकती थी। जहांगीर ने शेर अफगन की हत्या करा के उसकी पत्नी मेहरुन्निसा को अपने हरम में रख लिया, जो आगे चलकर नूरजहां के नाम से विख्यात हुई। वह शासन व्यवस्था में भी भाग लेती थी। जहांगीर को बंगाल, मेवाड़ और दक्षिण की ओर युद्ध अभियान करना पड़ा तथा कांगड़ा पर विजय प्राप्त करने में उसे सफलता मिली। 1627 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नूरजहां अपने जामाता शहरयार को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, किंतु बादशाह के मरने का समाचार पाकर शाहजहां दक्षिण से राजधानी की ओर चल पड़ा और अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर 1628 ईस्वी में गद्दी नशीन हो गया। शासन सूत्र संभालने के बाद ही शाहजहां को बुंदेलों का सामना करना पड़ा और शाहजहां लोदी को राजमार्ग से हटाना पड़ा। उसने दक्षिण की कई सल्तनतों को जीतकर अपने अधीन किया, जिसमें उसे औरंगजेब से भरपूर सहायता मिली, परंतु कंधार तक आधिपत्य स्थापित करने में उसे सफलता न मिल सकी और दारा शिकोह और उसकी सेना अपने अभियान में विफल रही। दक्षिण में सफलता प्राप्ति से उत्साहित होकर के औरंगजेब दारा शिकोह के प्रति द्वेषभाव रखने लगा। दारा का हिंदुओं के प्रति सद्भाव भी उसे पसंद न था। अपने मार्ग की बाधा समझकर महत्वाकांक्षी औरंगजेब ने क्रमशः अपने सभी भाइयों का अंत कर डाला और 1658 ईस्वी में शाहजहां को बंदी बना लिया। अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने यमुना के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया। दारा की मृत्यु के उपरांत वे खिन्न रहने लगा था और पुत्री जहांनारा ही उसके स्नेहाकर्षण का केंद्र रह गई थी। उसका कला और साहित्य प्रेम प्रसिद्ध है, साथ ही वे शूरवीर और कार्य कुशल भी कम न था। सार रूप में अपनी ये कह सकते हैं। इस प्रकार भारत के राजनीतिक क्षेत्र में सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक की अवधि में दो प्रमुख मुस्लिम वंशों यानी पठान वंश और मुगल वंश का आधिपत्य बना रहा। इनमें लोदी, सैयद और तुगलक वंशों के सुल्तान विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इस काल में ऐसे वंशों के व्यक्ति भी समय समय पर होते आए हैं, जिन्हें किसी न किसी विद्रोह के फलस्वरूप अधिकार प्राप्त करने के न्यूनाधिक अवसर प्राप्त होते रहे। मोहम्मद बिन तुगलक को राज्य विस्तार के कारण अपनी राजधानी उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने की आवश्यकता अनुभव हुई और योग्य कर्मचारियों के अभाव में उसे यदाकदा विदेशियों तक से सहयोग एवं सहायता लेनी पड़ी। फिर भी वे अपने उद्देश्य में अधिक सफल नहीं हो पाया। फिरोज शाह ने सुव्यवस्था को ध्यान में रखकर जागीर प्रथा को पुनः प्रचलित किया। अपने साम्राज्य का क्षेत्रीय विभाजन कर उसने प्रत्येक क्षेत्र में कई जिले स्थापित किए और
उन्हें राज्य कर्मचारियों को सौंप दिया, परंतु न्याय व्यवस्था कुरान और हदीस पर ही अवलंबित रही। इन दोनों सुल्तानों ने सैन्य शक्ति की वृद्धि पर ध्यान रखते हुए उसका संचालन सूत्र अपने हाथ में रखा। मुगल बादशाहों ने पूर्ववर्ती सुल्तानों की शासकीय कंपनियों से सजग होकर के उनसे अपना बचाव किया और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। बाबर की योग्यता और सजगता ने सफल बनने में उसे पर्याप्त सहायता पहुंचाई। वैसे मुगलों में अकबर का राज्यकाल सभी दृष्टियों से सर्वोपरि रहा और उसे अभीष्ट को पाने में बहुत कुछ सहायता भी मिली। उसने भरसक पक्षपात रहित बने रहने का प्रयत्न किया। अपने शासनकाल में नागरिकों को सेना की मनसबदारी पाने तक की छूट सुलभ थी। फौजीदारी मुकदमों का फैसला काजी लोग किया करते थे, किंतु न्याय का सर्वोच्च अधिकार स्वयं उसकी सत्ता में निहित था। उसकी सेना तत्कालीन सभी उपकरणों से युक्त थी। सम्राट अपना अधिकार का दुरुपयोग कभी नहीं करता था। उसने शेरशाह की योजनाओं से भी लाभ उठाया था। जहांगीर और शाहजहां ने भी बहुत कुछ अकबर का अनुसरण किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रस्तुत की गई और शेरशाह द्वारा पुष्ट की गई सैन्य योजना तथा यातायात की सुव्यवस्था को अकबर ने भी किसी न किसी रूप में अपना लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यकाल में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि लागू कर जनता पर अतिरिक्त भार ला दिया था। नए सिक्के चलाकर उसने जनता के प्रति उदार भाव का प्रदर्शन करना चाहा, किंतु राजकोष पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा और असफलता ही हाथ लगी, यानी इसी कारण से वो कमज़ोर भी हो गया था। फिरोज शाह ने कर नीति में कुछ संशोधन अवश्य किया, किंतु उसकी धार्मिक कट्टरता ने उसे अधिक सफल नहीं होने दिया। शेरशाह द्वारा खेतों को नाप कर युक्ति संगत नियमों द्वारा मालगुजारी का निर्धारण किया जाना, कर लगाते समय सावधानी बरतना और पक्षपात रहित हो कर की वसूली करना उसकी सफलता में सहायक बने। अकबर ने टोडरमल की सहायता से व्यू व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए और ऐसी व्यवस्था लागू की कि वे नहीं लगने के साथ ही लोकप्रिय भी बन गई। राज्य कर के रूप में पूरी आय का 30 अंश, यानी अपनी आय का 30 अंश लिया जाने लगा और 10 वर्षीय योजना के अनुसार लगान की सालाना वसूली की जाने लगी। जजिया और तीर्थ कर उठा दिए गए, जिसका गैर मुस्लिम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। अकबर के शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। चांदी वाला सिक्का शेरशाह के समय से रुपया कहा जाने लगा था। टकसालों का सुधार अकबर के शासनकाल में ही संभव हुआ और नामादी का अंकन सुरुचिपूर्ण व कलात्मक ढंग से किया जाने लगा। कहा जाता है कि 1630 ईस्वी में अकाल पड़ने पर शाहजहां ने अहमदाबाद और बुरहानपुर जैसे कई नगरों में लंगर की व्यवस्था कर दी थी और प्रत्येक सोमवार को दीन दुखियों में 5000 रुपये का वितरण किया करता था। बिना समझे बुझे लगान की रकम बढ़ा देने के कारण उसने दीवान सादुल्ला खां को बुरी तरह फटकारा था और कर वसूल करने वाले फौजदार को पदच्युत कर दिया था। तो ये इस प्रकार की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, इसका भी वक्तकालीन जो साहित्य उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। और क्योंकि ये प्रभाव इसलिए भी पड़ता है क्योंकि जो कवि है वो समाज में रहता है और समाज की जो मान्यताएं, रूढ़ियाँ, जो परंपराएं हैं, लोक विश्वास है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। तो ये इस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति, उसके दो पार्ट, यानी मुगल वंश से पहले एक अलग सैयद तुगलक लोदी, वो उनका साम्राज्य था। लेकिन जहाँ तक इनका अध्ययन अपन ने किया है वो समझ में ये आता है कि मतलब ये ज़्यादातर लोग धार्मिक जो प्रवृत्ति इनकी थी वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। ये धर्मांध प्रवृत्ति के लोग थे और धार्मिक दृष्टिकोण से, या अपन ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ऐसे शुणु टाइप ही ये थे। धार्मिक प्रवृत्ति भी इनकी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ इस काल में थी। हम अगले अध्यायों में अपन ने सामाजिक और इस समय के जो सांस्कृतिक या आपके राजनीतिक परिस्थिति अपन अध्ययन कर चुके हैं। बाकी जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।